तो आपको पता चल जाएगा। आज के टॉपिक में हमने कवर करना है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। देखिए पहले जो हमने डिस्कस किया था कल के लेक्चर में, हमने क्या डिस्कस किया, देखिए हमने डिस्कस किया था कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन। आज हमने डिके लॉ को डिस्कस करना है। और कल हमने प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी अल्फा बीटा गामा की, है ना। आज हमने डिस्कस करना है रेडियो एक्टिव डिके लॉ। ये कहता है कि जो डिके होता है किसका, न्यूक्लियाई का, जो कि आपका एलिमेंट होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, जब उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है तो वो किस तरह से होती है, किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, यहाँ पे हम वो चीज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं क्या कहता है ये। एक बार मैं पेन का साइज थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूं ताकि आपको सही से विजिबल हो। ओके, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके क्या होंगे, डिसइंटीग्रेट होंगे। क्या है, द नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट पर सेकेंड, जस्ट सिंपल हम क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एट एनी इंस्टेंट is directly proportional to the number of radioactive atoms actually present in the sample at that instant। नहीं समझ आई, समझने के लिए थोड़ी देर के लिए एक बार मान लो एन नॉट क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ एटम एक्चुअली प्रेजेंट जब टाइम कितना जीरो, यानी कि जब डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुई है, यानी कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी डिसइंटीग्रेशन नहीं हो रही है, तो एक्चुअली उसके अंदर कितने एटम्स मान लो कितने हैं, एन नॉट है। और एन क्या है, total number of atoms that does not participate in decay at a time t। जब आपका टाइम t हो जाता है तो कितने नंबर ऑफ एटम्स ने डिसइंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, यानी कि वो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए। और dn क्या है आपका, स्मॉल नंबर ऑफ एटम्स दैट डिसइंटीग्रेट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, कितने, dt। ये सारी चीजें हमने क्या कर ली है, कंसीडर कर ली है। तो देखो मैंने आपको समझाया क्या क्या ऊपर स्टेटमेंट थी उसको समझते हैं। वहां पे मैंने आपको बोला जो नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट होंगे, कितने नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेट होंगे एक सेकंड के अंदर अंदर। इस लाइन को मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, एक ही मतलब है। जहां तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एटम्स डिसइंटीग्रेट पर सेकंड, जहां रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ किसकी डिसइंटीग्रेशन हो रही है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की डिसइंटीग्रेशन हो रही है। The rate of disintegration of radioactive element या atom at any instant of time, कोई भी instant of time जान के dt टाइम में, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, रेट, देखो क्या बोला, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, द टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स एक्चुअली प्रेजेंट इन द सैंपल। जो आपका सैंपल है उसके अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, एक्चुअली प्रेजेंट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और साथ में साइन लगाते हैं हम किसका, नेगेटिव का। जहां पे नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड। और ये क्या मतलब है इसका, डिक्रीज विद, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये नंबर क्या होता जाएगा आपका, डिक्रीज होता जाएगा। एंड ये क्या है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि कितने जो एटम्स है जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए हैं। और ये जो नंबर ऑफ एटम्स जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, डिसइंटीग्रेट होते जाएंगे। यानी कि ये नंबर ऑफ एटम जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ उनका नंबर धीरे धीरे क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं साइन कैसा लगाऊंगा, नेगेटिव लगाऊंगा। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव डिके लॉ क्या कहता है, dn अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, n के प्रोपोर्शनल होता है। तो नेगेटिव साइन मैंने जस्ट अभी बताया, नेगेटिव साइन इंडिकेट नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, और ये डिक्रीज करता है किसके साथ, टाइम के साथ। प्रोपोर्शनलिटी को हटाओगे, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओगे तो आपका क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोलते हो। और यहाँ पे लैम्डा हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे जो लैम्डा है ये इसका यहाँ पे क्या नाम है, जहां तो इसको हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट। क्या बोला मैंने, मैं वापिस आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, मैंने बोला d माइनस डी एन अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, n के। dn अपॉन dt माइनस dn अपॉन dt इक्वल टू किसके हो जाएगा, लैम्डा इंटू n।
व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट या डिके कांस्टेंट बोलते हैं। माइनस को दूसरी तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा? दूसरी तरफ का मतलब क्या? दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो, ये चीज तो आपको पता ही होगी, तो क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा एन हो जाएगा। अब एक्चुअली यहाँ पे ये तो थोड़े नंबर ऑफ एटम्स आपके क्या हुए हैं? डिसइंटीग्रेट हुए हैं। कितने टाइम के लिए? dt टाइम के लिए। अगर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने डिसइंटीग्रेट हुए हैं वो फाइंड करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन कैसी होगी? देखिए यहाँ पे डी एन एन टर्म्स को एक तरफ कर दो, टी को एक तरफ कर दो, तो एन को कहाँ भेज दो? इस तरफ भेज दो। उधर मल्टीप्लाई है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। और जहां पे क्या? माइनस लैम्डा टी है। दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो। देखो स्टेप साइड में चल रहे हैं, सेम चल रहे हैं, तो जब आप देखोगे यहां से देख सकते हो। तो क्या है? नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड वी गेट, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? व्हाट वी विल गेट? डी एन अपॉन एन इक्वल्स टू माइनस, ये dt था, ठीक है, ये dt भेजा उधर, लैम्डा माइनस लैम्डा dt है। तो जब ये लैम्डा तो कांस्टेंट, आपका कांस्टेंट की इंटीग्रेशन तो करेंगे नहीं हम, किसकी इंटीग्रेशन होगी? dt की। किसकी इंटीग्रेशन होगी? dt की। जैसे इसकी इंटीग्रेशन की बे 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? 1/x की इंटीग्रेशन क्या होती है? log x होती है। यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, dn/n की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? log n हो जाएगी। और dt की इंटीग्रेशन क्या होती है? t होगी। क्या होगी? t। तो क्या हो जाएगा? माइनस लैम्डा t। और ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, जहां पे एक प्लस क्या लगाना पड़ेगा? हमें c लगाना पड़ेगा। c क्या होता है? कांस्टेंट। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमें जब पूरी इंटीग्रेशन कर देते हैं, लास्ट में हमें क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट रखना पड़ता है, जिसकी वैल्यू नहीं पता होती है। तो यहाँ पे हमने कांस्टेंट रख दिया, कौन सा? c। इसको नाम दे दिया कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक बात समझ आई होगी। जब देखो टाइम आपका कितना था? 0। जब टाइम कितना था आपका? 0, उस समय नंबर ऑफ जो एटम्स थे वो किसके बराबर थे? एन नॉट के। स्टार्टिंग में हमने लेट किया, क्या किया था? लेट देखो, जब आपका टाइम 0 था, जहां पे देखो जब टाइम आपका 0 था तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो एक्चुअली प्रेजेंट थे वो कितने थे? एन नॉट थे। जब टी कितना था? 0। जब टाइम कितना हो गया? टी हो गया, उस समय नंबर ऑफ एटम कितने बचे आपके? एन बचे। तो ये चीज हमने जो पहले लेट की थी उसको हम अब यहाँ पे यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे हमारा टाइम t है, जब टाइम हमारा 0 है तो तब n की वैल्यू क्या हो जाती है? एन नॉट हो जाती है। मतलब कि अभी डिसइंटीग्रेशन शुरू ही नहीं हुई है, ठीक है। तो वही सारी वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर देनी है जो इक्वेशन फर्स्ट है। तो सारी इक्वेशंस वहां पे कहां पे डाल दो? इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या आई थी? मैं यहाँ पे वापस लिख रहा हूँ, क्या थी? log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t प्लस c था। दिस इंप्लाइज log n की जगह क्या आ जाएगा? log n नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस लैम्डा दिख रहा है ना सभी को? वैसे कलर चेंज करो, तो यहाँ पे क्या आएगा? इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू टी था, टी की जगह क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि टाइम 0 है, प्लस क्या है? c। दिस इंप्लाइज log n नॉट इक्वल्स टू, ये तो 0 हो जाना, बचेगा क्या? c। तो c किसके बराबर आया आपका? c आपका बराबर आ गया log n नॉट के। क्या बोला मैंने? c किसके बराबर आ गया? log n नॉट के बराबर आ गया। आपको c की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी है? log n नॉट। इस c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट ये थी जो मैंने लिखी है, और पीछे भी लिखी हुई थी, आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहाँ पे भी लिख दिया उसको। तो c की यहाँ पे c है, वहां पे क्या पुट कर दोगे? log n नॉट पुट कर दोगे, क्या हो जाएगा? log n इक्वल्स टू माइनस log लैम्डा t प्लस log n नॉट हो जाएगा। n को एक तरफ कर दो, इस टर्म को कहाँ भेज दो? इस तरफ भेज दो। जैसे इस तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगा? log n माइनस log n नॉट हो जाएगा। और आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी, log m माइनस log n किसके बराबर होता है? log m अपॉन log, ये log m माइनस log n किसके बराबर होता है? log m अपॉन n होता है। तो यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज किया, क्या है ये? log n माइनस log n नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? log n अपॉन n नॉट हो जाएगा। समझ आ रही होगी बात? आगे बढ़ते हैं। तो log n अपॉन n नॉट किसके बराबर हो गया आपका? माइनस लैम्डा t के बराबर हो गया। log को दूसरी तरफ भेजोगे, ये प्रॉपर्टी बताओगी आपको, log अगर यहाँ पे a है किसके बराबर है? x के बराबर, तो आप log को दूसरी तरफ भेजते हो तो क्या हो जाएगा? a किसके बराबर हो जाएगा? e रेज़ पावर x।
ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए लॉग की। ठीक है, ये सारा कुछ आपने 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, केमिस्ट्री में भी आपने जो केमिकल काइनेटिक उसके अंदर भी ये सारी चीजें यूज की होंगी, वहां पे भी यूज करनी है तो कर ली होंगी आपने। यहाँ पे फिर से, और मैथमेटिक वालों को तो पता ही होगा, तो ध्यान देंगे इधर। लॉग एन अपन एन नॉट किसके बराबर है, माइनस लैम्डा टी, माइनस लैम्डा टी है। जैसे लॉग को उस तरह भेजेंगे तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, पावर हो जाएगी किसकी, एक्सपोनेंशियल की, किसकी, एक्सपोनेंशियल की। तो क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन नॉट इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी हो जाएगा। ध्यान रहे लैम्डा मैंने क्या बताया था आपको, डिके कांस्टेंट, क्या बताया था, डिके कांस्टेंट या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। इसको कैसे, ये एन नॉट को दूसरी तरफ भेज दो, एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन नॉट एक्सपोनेंशियल माइनस लैम्डा टी। ये हमारे पास फॉर्मूला है एन निकालने का, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स आपके बचे हुए हैं डिसइंटीग्रेट होने से। यहाँ पे एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हमारा कैसा बनता है, सी टाइप का, मतलब कि डिक्रीजिंग नेचर, टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है वैल्यू, धीरे 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 नंबर ऑफ एटम्स आपकी क्या होती जाएंगे, डिक्रीज होती जाएंगे, ऐसे सी बनेगा। इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, कितने एटम्स बचे हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट, कितने एटम्स बचे हुए हैं जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुए। एन नॉट क्या है, इनिशियली कितने एटम्स थे आपके जब डिसइंटीग्रेशन शुरू नहीं हुई थी। ई का मतलब क्या, एक्सपोनेंशियल, ई रेस पावर माइनस लैम्डा टी है। लैम्डा क्या है, डिके कांस्टेंट। टी क्या है आपका, टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा, इस तरफ क्या रखोगे, टाइम, इस तरफ क्या रखोगे, नंबर ऑफ एटम जो डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ, यानी कि लेफ्ट, नंबर ऑफ एटम लेफ्ट। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये नंबर कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि ज्यादा ज्यादा नंबर क्या, नंबर ऑफ एटम क्या होते जाएंगे, डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एटम जो लेफ्ट होंगे वो क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इस तरह से आपका ग्राफ बनता है। और ये ग्राफ कहां तक जाता है, एट इंफिनिटी तक, क्योंकि ये आपको पता है रेडियो एक्टिव प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। अब मुझे एक बार सारे बताएंगे अप टू हेयर, किसी को कोई कंफ्यूज। तो देखो अभी मैं क्या बता रहा था आपको, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करना है। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को डिफाइन करने का तरीका क्या है, आप टाइम को क्या मान लो, 1/λ मान लो, टी को क्या मान लो, 1/λ मान लो। तो हमारे पास इक्वेशन है n इक्वल टू एन नॉट ई रेस पावर माइनस लैम्डा इंटू टी था। अब ये आपने टी को कितना मान लिया, 1/λ, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा इंटू टी की जगह क्या लिख दोगे, 1/λ लिख दोगे। लैम्डा लैम्डा आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, n इक्वल्स टू एन नॉट ई रेस पावर माइनस 1 बचेगा। क्या बचेगा, ई रेस पावर माइनस 1 बचेगा। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन ई लिख सकते हो, पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में लेके जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ आई होगी, ये कैसे लिख दिया मैंने। तो मैंने हमारे पास क्या आ चुका है, n इक्वल्स टू एन नॉट अपॉन ई आ चुका है। अब यहीं से हमारी स्टेटमेंट बनेगी डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की। डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। देखो हमने टी क्या माना था, टी इक्वल टू 1/λ, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ लैम्डा इक्वल टू क्या है, 1/t। तो क्या बोला मैंने, द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या आपका, लैम्डा। द डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, टाइम का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। एट द एंड ऑफ विच द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट, जो नंबर ऑफ एटम हमारे बचेंगे वो कितने होंगे, द नंबर ऑफ एटम लेफ्ट अनडिकेड इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज रिड्यूस टू, कितने कम हो जाएंगे, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल टाइम्स, कितने कम हो जाएंगे, 1 अपॉन एक्सपोनेंशियल टाइम्स द ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल। नहीं समझ आई, मैं वापिस रिपीट करता हूँ। देखिए क्या बताया मैंने, हमने डिफाइन करना है किसको, डिके कांस्टेंट को, यानी कि लैम्डा को। डिके कांस्टेंट यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट को कैसे डिफाइन करेंगे हम, हमने स्टार्टिंग में ये जो n इक्वल टू एन नॉट अपॉन ई यानी कि एक्सपोनेंशियल बनाने के लिए हमने t कितना माना था, 1/λ, अभी पीछे किया था। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ लैम्डा बाई 1/t। तो यानी कि डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम एट द, वो टाइम है एट द एंड ऑफ विच, n क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड, एट द एंड ऑफ विच नंबर ऑफ एटम लेफ्ट अनडिकेड इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या हो जाए, जो रिड्यूस हो जाए, कितने रिड्यूस हो जाए, 1 अपॉन ई, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल, 1 अपॉन ई टाइम्स द
ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द सैंपल। ये स्टेटमेंट है आपकी किसकी, रेडियो एक्टिव कांस्टेंट की, या डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट की, या डिके कांस्टेंट। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्या टॉपिक हमारा, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आधी लाइफ है। आधी लाइफ का मतलब भाई आपको कोई एटम है डिसइंटीग्रेट होता जा रहा होता जा रहा होता जा रहा है, जब वो आधा बचेगा, जिस टाइम पे वो हाफ बचेगा उसके क्या बचेगा, आधा बचेगा, यानी कि हाफ रह जाएगा, उस टाइम को बोल लेंगे उसका क्या है, वो आधी जिंदगी है, हाफ लाइफ है उसकी, किसकी, रेडियो एक्टिव एलिमेंट की। इट इज डिफाइंड एज अ टाइम, जो टाइम होता है ड्यूरिंग विच half of the number of atoms present initially in the sample of the element decay। रिप्रेजेंट किसके साथ किया जाता है इसको, कैपिटल टी के साथ किया जाता है। सर बफरिंग हो रही है, देखो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ आपको हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। हाफ लाइफ पीरियड का मतलब ही क्या है, आधी जिंदगी। आधी जिंदगी किसकी, कोई भी एलिमेंट जो डिके हो रहा है वो कभी ना कभी आधा बचेगा। जिस टाइम, जितना टाइम लगेगा उसको अपनी आधी जिंदगी कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आधी लाइफ उसकी कंप्लीट करने के लिए, यानी कि आधा वो डिके हो चुका होगा, आधा ही बचा होगा, हाफ ही बचा होगा, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इनिशियली इन द सैंपल। जो इनिशियली सैंपल थे, मान लीजिए पहले 10 सैंपल थे, 10 सैंपल थे आपके, तो क्या हुआ, जिस टाइम के ऊपर मान लीजिए 5 घंटे के बाद 10 के कितने बच गए आपके, थोड़ा एक जैसी एग्जांपल हो जाएगी, कंफ्यूज हो जाओगे। मान लीजिए 50 नंबर ऑफ एटम्स है एक एलिमेंट के अंदर, जब ये 25 खत्म हो जाएंगे और 25 बचेंगे, आधे रहेंगे ना, आधे रह जाएंगे, यानी कि 25 रह जाएंगे, और 25 रहने में, आधा डिके होने में इसको मान लीजिए 2 घंटे लगे, तो इसका हाफ लाइफ पीरियड कितना हो जाएगा, हाफ लाइफ ऑफ इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 2 आवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे वही तो बता रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ ऑफ द नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, क्या हो जाएंगे, जब आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने रह जाएंगे सैंपल के अंदर, आधे रह जाएंगे, उस टाइम पे, उस टाइम को हम बोलते हैं हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसको डिनोट किसके साथ करते हैं, कैपिटल टी के साथ डिनोट करते हैं। हमें पता है एन किसके बराबर होता है, एन इक्वल्स टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी होता है। अब यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम की कर रहे हैं, यानी कि टी जो होगा आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी का मतलब क्या, हाफ लाइफ पीरियड। और जब हाफ लाइफ पीरियड की बात हो रही है, यानी कि टी की बात हो रही है, कैपिटल टी की, उस समय जो एन होगा वो कितना हो जाएगा, एन नॉट अपन 2, यानी कि इनिशियल जितने आइटम्स है उसका क्या बचेंगे, आधा बचेंगे, यानी कि एन नॉट अपन 2। हाफ ऐसे ही निकालते हैं 2 के साथ डिवाइड करके, तो एन किसके बराबर हो जाएगा, एन नॉट अपन 2 हो जाएगा, और क्या स्मॉल टी किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल टी। कैपिटल टी क्या है, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट। तो ये लिखा स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर, एन किसके बराबर, एन नॉट अपन 2। एन नॉट क्या था, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियल कितने नंबर ऑफ एटम्स थे जब रेडियो एक्टिविटी शुरू नहीं होती, डिवाइड करेंगे 2 को तो आधे नंबर ऑफ बचेंगे। ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो, इक्वेशन कौन सी, ये वाली, एन इक्वल टू एन नॉट ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। टी की जगह क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, एन नॉट की जगह एन नॉट ही रहेगा, एन की जगह क्या हो जाएगा, एन नॉट अपॉन 2 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। और यहाँ पे भी एन नॉट था, एन नॉट था, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, 1/2 इक्वल टू ई रेज़ पावर माइनस लैम्डा टी। और यहाँ पे पावर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में रखे जाओगे तो पावर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो मैं ये कह सकता हूँ, क्या कह सकता हूँ, ई रेज़ पावर लैम्डा टी इक्वल टू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। दोनों तरफ लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगी, सिर्फ आपकी लैम्डा टी, और इधर क्या बचेगा, log 2, जो मैंने प्रॉपर्टी बता रहा था आपको। जब लॉग लोगे इस तरफ क्या बचेगा, सिर्फ लैम्डा टी, स्मॉल टी नहीं होगा, कैपिटल टी होगा, मैंने स्मॉल टी लिख बैठा हूँ, यहाँ पे करेक्शन करनी है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, ई रेज़ पावर लैम्डा कैपिटल टी, और यहाँ पे जब आप लॉग लोगे दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, लैम्डा टी बचेगा, और यहाँ पे बचेगा log 2 बचेगा। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, पहले तो आपको पता होनी चाहिए, आप डायरेक्ट वैल्यू याद ही कर लो, log 2 की सीधी वैल्यू इसकी आप याद करोगे कितनी होती है, इट इज
0.6931 किसकी वैल्यू होती है जी? log 2 की, जिसका बेस क्या हो? e हो। तो क्या होती है वैल्यू इसकी? log किसके बराबर होगी? 0.693 के। तो हमारे पास क्या था, ध्यान देना, लैम्डा t इक्वल्स टू log 2 था। log 2 किसके बराबर होता है? 0.6931 के बराबर होता है। तो आपको निकालना क्या है? t निकालना है। तो t किसके बराबर हो जाएगा? 0.6931 अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ये हमने निकालना था, हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट वेरी ओवर वाइड रेंज डिपेंड ऑन डिके कांस्टेंट। देख लो ये कैपिटल टी है, हाफ लाइफ पीरियड है जो उसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, वो सिर्फ लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो भी कैसा? इनवर्सली। ये हमारी डेरिवेशन थी जो हमने करनी थी। बाय द वे अगर आपको जानना है ना और थोड़ा सा लॉग के बारे में, तो देखो क्या होता है, ये होता है लॉग जिसका बेस क्या हो? ई। जिस सिंपल लॉग लिखो ना आप, तो मतलब कि उसका बेस क्या होगा? ई। तो जहां पे क्या था? log 2 था। इसको पहले बेस 10 में कन्वर्ट कर लो। बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करते हैं? 2.3026 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, log जिसका बेस क्या होगा? 10 होगा, और साथ में क्या है इसका? वैल्यू कितनी है? 2 है। फिर उसके बाद इसकी भी वैल्यू होती है 2.3026 इंटू 0.34। इस तरह से जब इन पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, जो आपको लास्ट में ये वैल्यू याद होनी चाहिए, ये वाली, तो जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 2.3026 को मल्टीप्लाई करोगे 0.3 को, तो आपको क्या मिलेगा? 0.6931 मिलेगा। तो लैम्डा टी इक्वल टू 0.6931, लैम्डा इस तरफ आ जाएगा और ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट ये वाला स्टेप कर सकते हो। ये वाला किस स्टेप के बाद? इस स्टेप के बाद यहां से डायरेक्ट इस स्टेप में आ सकते हो आप, अगर आपको लॉग की ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है जिन बच्चों को। ठीक है, तो उसके बाद ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक फिर कंप्लीट हो जाता है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है, वो पूछ